ओडिशा में आकर के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मिलने का मौका मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्पीकर मैडम और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री, आप लोगों ने गर्मजोशी से मुझे स्वागत किया, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। सब लोग अपने अपने तरीके से बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो कोई किसी को पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ या आपका एक्सपीरियंस मैं सीख सकता हूँ, तो एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनने से लाभ तो जरूर मिलेगा। हमारे पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट्री रिसर्च टीम है प्राइड, उनका भी आपके ओडिशा असेंबली के साथ में संपर्क में है और तालमेल में काम कर रहे हैं। तो लोकसभा राज्यसभा में भी ओरिएंटेशन का कार्यक्रम होते हैं। अभी नया नया एमपीस जितने आए हैं उनके लिए भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आपके बीच में बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं। स्पीकर महोदया ने बताई कि 84 फर्स्ट टाइम एमएलए चुन के आए हैं, तो इसका मतलब मिक्स है, सीनियर्स भी है लेकिन ज्यादातर नहीं है। तो ये असेंबली तो बहुत उत्सुकता से भरा हुआ असेंबली होगा। तो सीनियर जूनियर के बीच में संपर्क या आदान प्रदान, सीखना सिखाना, ये तो इंसान का हर एक जीवन में ये चलते रहता है। लेकिन कौन कितना सीख सकता है, कौन कितना तेजी से आगे बढ़ सकता है, वो कई चीजों पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि हर इलेक्शन अलग एक्सपीरियंस है और हर लोकसभा टेन्योर थोड़ा सा अलग है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मैं बहुत सीनियर हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, ये भी बड़ा रिस्की वाला चीज है। तो सीनियर को भी सीखते रहना है, जूनियर को तो और भी सीखना ही है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम नए नए आए थे, हमारा नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, सब पार्लियामेंट में हम लोग साथ में थे। तो हम लोग पीछे में बैठ करके, बहुत पीछे में हमारा सीट हुआ करता था क्योंकि फर्स्ट टाइम। तो जो फ्रंट में बैठते हैं उससे उसका बिहेवियर, सिर्फ कैसे बात करता है वही नहीं, उनका हाव भाव कैसे है, फिजिकल बिहेवियर कैसे है, किस समय क्या रिएक्ट करता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमने कोशिश किया सीखने का और मुझे खुशी है, आज भी मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि बहुत जल्दी 4-5 महीने के अंदर में बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स और डिस्कशन में मुझे बात करने का मौका मिला और प्रथम में बात करने का मौका मिला। क्योंकि आप जब किसी भी बिल या चर्चा का जो लीड करता है, आप डिस्कशन को जब इनिशिएट करता है, तो आपको लंबा समय मिलता है, 40 मिनट 50 मिनट तक बोल सकता है। बिजनेस एडवाइजरी जितना टाइम तय करता है उस हिसाब से आपको ज्यादा मौका मिलता है। और जो लास्ट में जो बोलता है उसका कम समय मिलता है, तो स्पीकर बेल बजाना शुरू हो जाता है कि आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपका स्पीच बंद करो। तो ये जो आगे बोलने का मौका जो मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, आप आपका सरकार के लिए, आपका पार्टी के लिए और आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है ही है। तो इसलिए बहुत इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और इंटरवेंशन के लिए आपका पास तथ्य होना पड़ेगा, सब्सटेंस इन योर डिलीवरी एंड योर इंटरवेंशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि किसी का बदनाम करना तो ठीक नहीं है। हर समय पार्लियामेंट शुरू होते ही वो वेल में कूद जाता था और शुरू होते ही अपना कोई कपड़ा लेके आता था, शर्ट घुमा करके चिल्लाने शुरू कर देता था कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो एक बार तो ठीक है, 2 बार तो ठीक है, तो धीरे 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 करके उस एमपी का जो इम्पोर्टेंस, उसका सीरियसनेस खत्म हो गया। तो बाद में उसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। मेरा कहने का ये है कि जब कोई भी चीज आप बोलते हैं तो अच्छा से बोलना चाहिए, इधर उधर का बात करेगा तो लास्ट में आपको सीरियस लेजिस्लेटर या सीरियस पार्लियामेंटेरियन हिसाब से कोई नहीं लेगा। आपका जो इनिशियल इंप्रेशन जो है वो लाइफ टाइम वो इंप्रेशन कैरी करता है। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम चुन के आए हैं, शुरू में आपने जो इंप्रेशन बनाया
वो आपका आगे का पॉलिटिकल करियर में वही तय होने वाला है। जो आपका इंप्रेशन शुरू का 1-2 सेशन में जो आप इंप्रेशन बनाएगा, वही आपका फ्यूचर का बहुत बड़ा प्रभाव छाप होगा। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है। लेकिन ये चीज सबके लिए अप्लाई है, इवन सीनियर के लिए भी, कि कभी कभी भटक जाते हैं, सीनियर हो कभी। तो हम लोग सब कोई परफेक्ट तो है ही नहीं। इसलिए मैंने जैसे कहा, कोई इंसान तो परफेक्ट होता नहीं है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता है। कभी आप हार जाएगा, कभी आप जीत जाएगा, कभी आप जीतेगा, आपका पार्टी हार जाएगा। तो इसमें आप सक्सेस होगा, लेकिन बाकी का फेलियर से आप भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, बहुत चीजों का निर्भर करता है। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। हम लोग तो कॉन्स्टेंटली हम लोग को देखते रहते हैं। जब मैं कानून मंत्री था तो मैंने एक बात बताया कि सब लोग इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सब इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस ये है कि एग्जीक्यूटिव में कोई ऑफिसर बन गया तो उसका पूरा का पूरा लाइफ जब तक सर्विस में है, बस काम करते रहो अच्छा से, तो आप सर्विस में रहेगा। एक बार आप जज बन गया, जब तक आप रिटायर्ड नहीं होता है आप जज रहेंगे। हम लोग तो सिर्फ 5 साल के लिए हैं, हर 5 साल में रिन्यू करते रहना पड़ेगा। इसलिए हमारा जॉब सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा तो 5 साल में परीक्षा होते रहते हैं। उससे मायूस तो होना नहीं है, अपना काम जो करना है वो करते रहना चाहिए। कुछ एमपीज और कुछ एमएलएज कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे कि फाइनेंस में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, कोई एमएलए एमपी एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट होता है, कोई इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट होता है, जानता तो है, सब चीज में बोल सकता है, मगर एक्सपर्टाइज, जैसे कि मैं शुरू में सिक्योरिटी के बारे में बहुत बोलता था कि कोई भी सिक्योरिटी का इशू पार्लियामेंट में चर्चा होते हैं तो मैं जरूर बोलता था, क्योंकि मैं कॉलम लिखता था न्यूज़पेपर मैगजीन में, मैं यूनिवर्सिटी समय से लिखता था। तो जब सिक्योरिटी का बात आता है तो मुझे पार्टिसिपेट करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि मेरा पास आइडियाज बहुत है। उसी प्रकार से विदेश नीति के बारे में जब बात करता है, फॉरेन पॉलिसी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल मैं मंत्री हूँ तो मैं अपना सब्जेक्ट सरकारी चीज को ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि विभागीय जो है वो अपना अपना मंत्री ज्यादा बोलेंगे, तो हम लोग इधर उधर का बात ज्यादा नहीं करने से ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन एज ए एमएलए, एज ए एमपी, सारा चीज का जानकारी रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में मास्टरी करना, एक्सपर्टाइज हो जाना, ये बहुत यूजफुल होता है। तो बाद में याद करता है कि ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस होगा तो ये एमएलए को बुलाओ, इनका भाषण बहुत अच्छा था, ये इनको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। दूसरा बात है कि इंडिया के अंदर में, भारत में एमपीस और एमएलएस का लाइफ बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजेस है। मैं 2004 में इंग्लैंड गए थे, वहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम और आदान प्रदान का कार्यक्रम था। तो वहाँ का जो सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फादर ऑफ द हाउस बोलते हैं, तो उसका नाम था सर पैट्रिक कॉर्मैक। बहुत बूढ़ा हो गया, अभी तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चले गए। तो वो 8 टाइम्स यूके में जीता था, तो उनके साथ मेरा प्रोग्राम था। तो उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे ले गए, साउथ स्टेफोर्डशायर में, और मैं दिन भर, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द एमपीस इन यूनाइटेड किंगडम, और हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, वो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसका सुन के और देख के मुझे ऐसा लगा कि उनका जो इश्यूज है और उनका जो प्रॉब्लम चैलेंजेस है वो इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 1% भी नहीं है। सबसे पहले तो यूके में 66,000 में एक एमपी होता है, मोर देन 600 एमपी, टोटल पॉपुलेशन उनका लगभग 6 करोड़ है। हम लोग इंडिया में एवरेज में एक एमपी रिप्रेजेंट करता है नियरली 2.5 मिलियन पीपल। तो आप सोच के देखिए, वहां एक एमपी रिप्रेजेंट करता है 66,000। वो तो यहाँ का एमएलए वो उसका 4 गुना पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। अब उड़ीसा में भी तो एक एमएलए एवरेज में कितना होगा, कम से कम 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख, आप सोचिए। तो यूनाइटेड किंगडम में एक एमपी का एवरेज वोटर 66,000। तो हमारा जनसंख्या इतना ज्यादा
और हमारा थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन उनसे नीचे, तो हमारा डिपेंडेंट ज़्यादा है, सोशल इश्यूज ज़्यादा है इंडिया में। तो एक एमएलए आप सोचिए, जब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे तो सुबह सुबह आपका घर में कम से कम 300-400 आदमी तो आ ही जाएगा मिलने के लिए। यूके में तो पर्सनली कोई आता नहीं है, बस कोई प्रॉब्लम है तो मेल डाल देता है, अगर किसी को मिलना है तो एक चीट लिख करके हाउस ऑफ कॉमन में डाल देता है कि मैं उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आया है, मुझे मेरा एमपी से मिलना है, वो डाल देता है। डायरेक्ट टेलीफोन नहीं करता, वहाँ फ़ोन करने का वो डायरेक्ट फ़ोन करने का सिस्टम नहीं है। आजकल भी मोबाइल यूज़ करता है मगर SMS करता है, और भी कैन आई टॉक टू यू, कैन आई स्पीक टू यू, और कन्वीनियंट टाइम क्या है पूछता है। हम लोग यहाँ तो सीधा फ़ोन करके खाना खा लिया क्या पूछता है, मतलब आप किस परिस्थिति में बैठा होगा, मीटिंग में बैठा है कि नहीं, आप सो रहा है, कोई पूछता नहीं, सीधा डायल कर देता है। वहाँ मैसेज करके उसके बाद पूछता है कि व्हेन आर यू फ्री, प्लीज़ कॉल बैक। हम लोग यहाँ तो सुबह सुबह 600-700 तो ऐसे ही घुस जाते हैं घर में। तो हमारा यहाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में एनी इलेक्टेड पोजीशन, वेदर MP, MLA, पंचायत लीडर, कॉर्पोरेटर, कोई भी हो, इंडिया के अंदर में चैलेंजेस बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ MLA बनना, MP बनना और बन के फिर से दोबारा जीतना बहुत कठिन है। इसलिए जो 2 बार 3 बार जीतता है, आप सोचिए कितना मेहनत करता होगा, और जो 6 बार 7 बार जीतता है, 8 बार जो जीतता है, आप सोच के देखिए उसका इलेक्टोरल जीवन में कितना संघर्ष किया होगा, तब जाकर के इतना बार चुनाव जीतता है। तो ये सब चैलेंजेस के बावजूद प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू हैव टू स्टिल परफॉर्म एज ए MLA। अब इसमें आपको स्टडी भी करना है, पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ेगा उतना ही तो सीखेगा। अच्छा लेजिस्लेटर बनने के लिए, अच्छा पार्लियामेंट्रियन बनने के लिए बहुत अध्ययन करना होगा, स्टडीज, रिसर्च एंड ऑल्सो लिसन। जितना जो सुनता है उतना फायदा होता है। लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट्रियन, यू रियली नीड टू डिवोट टाइम, और ये टाइम जो मैनेजमेंट है, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपना अपना एक अंदाज होता है। जितना पार्लियामेंट और असेंबली चलेगा उतना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है। जितना डिसरप्शन होगा उतना पब्लिक के नजर में हम लोग का क्रेडिबिलिटी गिरता है। अब जो लोकसभा में अगर कंटिन्यूसली 2-3 दिन हंगामा होता है तो फिर उसका असर होता है हमारा क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में। कभी कभी एक हंगामा से बाकी चीज को कवर कर देते हैं। जैसे कि उस दिन हम लोग 12 बजे तक पार्लियामेंट चलाया, रात को 12 बजे तक। मैं तो 12 बजे के बाद स्पीकर के साथ में बैठ करके फिर काफी चीजें नेक्स्ट डे का बिजनेस तय करना पड़ता है। घर आते आते 3 बज गया सुबह। अब ये चीज तो कोई न्यूज़पेपर को तो मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 3 बजे वापस आया पार्लियामेंट से और अगले दिन का बिजनेस पूरा फाइनलाइज करके आया, वो नहीं जानते हैं। सुबह 11 बजे में एक हंगामा हुआ था, वही न्यूज चलते रहता है कि अरे पार्लियामेंट तो हंगामा हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये लोग इलेक्टेड MPs लोग क्या कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग द पब्लिक मनी, ये सब होता है। लेकिन हंगामा हुआ 5 मिनट, उसके बाद पूरा दिन भर चला, रात तक चला, लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं होता है। तो इसके लिए पब्लिक को भी अवेयरनेस करना होगा कि वी आर इलेक्टेड MLAs एंड MPs एंड वी आर रेस्पॉन्सिबल पीपल एंड वी आर वर्किंग। पॉलिटी में, पब्लिक लाइफ में आपका क्रेडिबिलिटी पब्लिक का नजर में बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जैसे जस्टिस इज नॉट एनफ, जस्टिस मस्ट बी सीम टू बी डन, न्याय दिखना चाहिए होते हुए। इसी प्रकार से असेंबली जब अच्छा से चलता है, पार्लियामेंट अच्छा से चलता है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आज उड़ीसा असेंबली ने एग्रीकल्चर को लेकर के ये बहस हुआ, डिस्कशन हुआ, फर्टिलाइजर को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, एजुकेशन, हेल्थ, काफ़ी चीज़ें चर्चा हुई। तो ये पब्लिक को जानना चाहिए। इसलिए कम्युनिकेशन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल्स इन टुडेज टाइम। हम लोग जब नए नए आए तो सोशल मीडिया तो था नहीं। मुझे 2008 में ऑल द मीडिया पीपल गोट टुगेदर एंड अवार्डेड मी एज अ बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन।
सोशल मीडिया तो था नहीं उस समय, तो कोई मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करते हैं उसको सिर्फ मालूम है। तो कैसे असेंबली और पार्लियामेंट का चीज को पब्लिक के पास ले जाना है, ये एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, स्पीकर महोदय है, हमारे डिप्टी सीएम, डिप्टी स्पीकर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सब बैठे हैं। ये एक ओपोजिशन पार्टी के साथ बैठ करके चर्चा करना चाहिए कि हम लोग पॉलिटिक्स तो चलते रहेगा, बट द असेंबली ऑफ उड़ीसा थिंग्स एंड वर्क फॉर द फ्यूचर ऑफ उड़ीसा, ये इसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है इसका स्ट्रेटेजी करते रहना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी नॉट वाइज टू डेवलप गैप बिटवीन व्हाट हैपेंस इन द हाउस एंड व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल। मैं एक एग्जांपल, छोटा सा भी एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी पार्लियामेंट चल रहा था और ओलंपिक भी चल रहा था। ओलंपिक में हमारा एक महिला खिलाड़ी रेसलर फाइनल में पहुंचे। फाइनल में पहुंचने के बाद उसका ओवरवेट 100 ग्राम से होकर के उनका डिस्क्वालीफाई हो गया। अगले दिन पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोला कि आप एक स्टेटमेंट तैयार करो बताने के लिए कि ऐसा हुआ था कि कुछ एमपी एग्जैक्टली पेरिस ओलंपिक्स में क्या हुआ और रूल क्या है नहीं जान के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, अरे प्राइम मिनिस्टर चाहने से गोल्ड मेडल दिला सकता है, प्राइम मिनिस्टर चाहने से सस्पेंशन बंद कर सकता है। ऐसा करके स्पीच दे दिया और वो स्पीच पोर्शन को न्यूज में चलवा दिया। अब पार्लियामेंट का रूल होता है और ओलंपिक्स का रूल होता है कि हाउ मच गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन ओलंपिक्स। गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन, गवर्नमेंट कैन ओनली सपोर्ट सिस्टम दे सकता है। वहां रूल रेगुलेशन में गवर्नमेंट हैज नो रोल। लेकिन किसी एमपी ने बोल दिया और उसका जो बोला वाला क्लिप्स पूरा वायरल हो गया और ताली बजा रहा है उसको, ये बहुत अच्छा बोला है, गवर्नमेंट कर सकता था, मेडल दिलाना चाहिए था। हाउस रन्स विद कन्वेंशंस एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। कोई भी एमएलए या एमपी कन्वेंशन और रूल को नहीं जानेगा तो फिर परफॉर्म करने में भी दिक्कत होगा। उड़ीसा is a blessed land and Odisha people are extremely good people. तो ऐसे में there's no doubt the quality of Odisha assembly will be of high standards. इसमें कोई डाउट नहीं है, but we have to make it higher. और अगर आप जितना बैठे हैं आज, आप चाहेगा तो उड़ीसा असेंबली कैन बी वन ऑफ द डिफाइनिंग असेंबलीज ऑफ आवर कंट्री। ये कर सकते हैं और ये मेंबर्स को ही करना होता है। तो इसलिए मेरा भी जिंदगी में हम जितना देखा है और आगे जो सोचता हूं कि पार्लियामेंट एंड ऑल द असेंबलीज ऑफ आवर कंट्री वी मस्ट हैव क्लोजर कोऑर्डिनेशन। और मैं आगे जाकर के भी काम करना चाहता हूं। देयर शुड बी मोर रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम्स व्हिच वी हैव क्रिएटेड इन द पार्लियामेंट एंड वेरियस असेंबलीज। आफ्टर ऑल हम लोग का जॉब एक ही है, देश का सेवा, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में हो। इसलिए बहुत सारा चीज तालमेल करके करना है। इतना आपको जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर, our ethical conduct, it defines the personality. अगर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो एज ए ह्यूमन बीइंग आपका छवि को नुकसान होगा, so in this world of digital communication we must be very careful. We are people's representative. बहुत hard earned image है हमारे पास, एक गलती से पूरा इमेज तबाही हो सकता है। Our conduct, our behavior, it's extremely important and we have to be very careful, especially in today's time. मुझे आपका इस कार्यक्रम में बुला करके, ये हर असेंबली का शुरुआत में एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम होता है, तो आपका उड़ीसा असेंबली के ओर से स्पीकर महोदय का ओर से जो कार्यक्रम रचना की है उसमें मुझे बुलाया। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। और साथ में मुख्यमंत्री जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों, हमारा पार्लियामेंट्री मिनिस्टर
और डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमएलए, आप सब इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। ये बहुत लाभदायक होगा और आपका जो पूरा टेन्योर 17th उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर जो है बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अभी से देख रहा हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। आप सबका एक सफल भविष्य के लिए भी मैं कामना करता हूँ और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जीत के आया है, मैं आपके लिए शुभकामनाएं और साथ साथ हम भगवान लॉर्ड जगन्नाथ से भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपको और आबाद करे, आपको और आगे पहुंचाए, आपका जिंदगी अच्छा हो और उड़ीसा का सेवा में, देश सेवा में। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक, जब हमारा आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाएगा, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उड़ीसा का योगदान प्रखर रूप से आगे रहेगा। भारत को आगे ले जाने में आगे झंडा पकड़ के चलेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। और आप सबको फिर से किसी ना किसी कार्यक्रम में उड़ीसा आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।